हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से सुप्रीम 60 के चैनल में, सुप्रीम 60 के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए के बारे में, और डीएनए का हम लोगों ने डुप्लीकेशन वगैरह उसकी बात हो रही थी। डीएनए की क्वालिटीज़ की बात होने के बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करेगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोग को आज डिस्कस करनी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ्स के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद ये जानना चाहते थे कि वो जेनेटिक मटीरियल क्या है। जेनेटिक मटीरियल क्या है, किसको हम लोग जेनेटिक मटीरियल बोलेंगे। तो बात ये हुई कि भाई मेंडल ने जो अपने लॉ दे दिए 1865 में, मेंडल्स प्रिंसिपल जो आ गए, उसके बाद 1869 में 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड्स की खोज कर ली। उसके बाद कई सालों तक स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं हो पाया और लोग उसमें कोशिश करते रहे डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। आखिरी में आके डीएनए के स्ट्रक्चर की जानकारी दी हमें वाटसन क्रिक ने। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी नोन हो गया, लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात के लिए बहस अभी चल रही थी और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे थे। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र आता है जो हमारे ग्रिफिथ साहब ने किया था, और ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसको बोला। फ्रेडरिक, ये हमारे ग्रिफिथ साहब ने क्या किया है, ग्रिफिथ साहब ने ग्रो कराया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को ग्रो कराया, कल्चर फॉर्मेशन किया लैब में, तो देखा दो तरह की बेसिकली कॉलोनीज बन गई, रफ और स्मूथ। रफ कॉलोनी जो थी वो नॉन विरुलेंट थी, स्मूथ कॉलोनी विरुलेंट थी, डिजीज कॉजिंग थी। तो इन्होंने जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को इंजेक्ट कर किया माइस में, तो माइस में जिसमें आर कॉलोनी के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था उसमें निमोनिया नहीं हुआ, वो जिंदा बना रहा। वेयर एस कॉलोनी वाला निमोनिया हो गया और डाइड आउट हो गया। फिर इन्होंने हीट किल्ड कर दिया, हीट से किल्ड कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, उसके एक्सट्रैक्ट को जब इंजेक्ट किया है तो निमोनिया नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने आर स्ट्रेन लाइव अलॉन्ग विद हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये मिक्सचर इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस डाइड हो गया। और माइस के टिश्यूज में इनको दोनों तरह के बैक्टीरिया मिले, एस स्ट्रेन भी और आर स्ट्रेन भी। इसका मतलब ये था कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट में से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और उस चीज ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है इनटू द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बैक्टीरियल कॉलोनी के चारों तरफ हमको पॉलीसैकेराइड के कोट मिल रहा है, पॉलीसैकेराइड की कवरिंग मिल रही है, जिसकी वजह से वो शाइनी अपीयरेंस देता है। इसीलिए उसकी जो कॉलोनी है शाइनी है, स्मूथ है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ये नहीं था, आउटर कोट नहीं था, तो वो रफ कॉलोनी थी। तो जब अब हम लोग जानते हैं आज की तारीख में कि वो क्या ट्रांसफ़र हुआ था, वो डीएनए ट्रांसफ़र हुआ था। डीएनए एंटर हो गया था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का आर स्ट्रेन में, और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में भी वो जीन्स आ गए बाहर से, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, ये जो कवरिंग है, शाइनी कवरिंग। तो वो भी विरुलेंट हो गया, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, जो एंटीबॉडीज बना रहा है, वो नॉन कवरिंग वाले बैक्टीरिया को फिनिश कर दे रहा था। कवरिंग वाला बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ कोट बन रहा उसको फिनिश नहीं कर पा रहा, ये था। लेकिन ये ग्रिफिथ साहब ये नहीं बता पाए कि ये डीएनए ही है जो ट्रांसफ़र हुआ। उसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुए हैं हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, और उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये इन्होंने दे दी थ्योरी। उसके बाद 1933 से लेके 1944 तक तीन साइंटिस्ट का नाम, ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैककार्टी, इनका नाम आता है। इन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि वो कौन सा बायो मैक्रोमोलिक्यूल है जो ट्रांसफ़र हुआ था हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से काफ़ी हद तक ये बात साबित कर दी कि वो डीएनए था, क्योंकि जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाले उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने आरएनएज, डीएनएज, प्रोटीएज, लाइपेज, इन सबसे अलग अलग लिसिस करवाई। तो जिस वाले में इन्होंने डीएनएज का यूज़ नहीं किया था, मतलब डीएनए रह गया जिस एक्सट्रैक्ट में, उस एक्सट्रैक्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था
आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, जिससे ये बात साबित हो गई काफ़ी हद तक कि वो डीएनए ही है। और जब डीएनए का यूज़ कर लिया है इन्होंने लिसिस करने में, लाइसिस करने में, तब इन्होंने देखा कि उस एक्सट्रैक्ट को जिसका कि ट्रीटमेंट डीएनए से किया है वो इस काबिल नहीं रह गया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। तो काफ़ी हद तक इससे बात साबित हो गई थी कि ये जो है मतलब जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बेसिकली वो डीएनए है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बगैर किसी शक व शुबा पे इक्विवोकली प्रूव कर दिया है, वो साइंटिस्ट हमारे एल्फ्रेड मार्था चेज और एल्फ्रेड हर्शी हैं। एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज हैं वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है साइंटिफिकली। तो उनका हम लोग आज एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं, एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर हो जाएगा और उसकी बायो सिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर करके अपने वायरस के पार्टिकल बनवाने लगेगा। बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो करवाया है हैवी नाइट्रोजन पे। तो वो नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन में N15 पे उसको ग्रो करा लिया बैक्टीरिया की, बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरियोफेज वायरस को इन्होंने ग्रो करा लिया है N15 कंटेनिंग नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग कल्चर मीडियम पे। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि बैक्टीरियोफेज के अंदर ये वायरस, जो वायरस के डीएनए का पार्टिकल जो है वो हैवी हो जाएगा। 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ जी, चलिए हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। हर्शी एंड चेज इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया और बैक्टीरियोफेज वायरस की सहायता से कोशिश करने की कोशिश करी कि हम लोग ये साबित कर दें कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज़ को ये फाइंड आउट करना चाहते थे और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे। तो इन्होंने वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस लिए। बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल चला जाता है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस का इन्होंने लैब में उसको ग्रो कराया है। 2 उन्होंने अलग अलग मीडियम ले लिए। एक मीडियम में था हमारा सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया। इसमें हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर है। और एक वायरस को इन्होंने ग्रो कराया किस पे, जिसमें था रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले कंटेनिंग मीडियम पे इन्होंने ग्रो करा लिया है बैक्टीरियोफेज वायरस को। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम बना लें, एक उसका ये सिंबॉलिक स्ट्रक्चर आपके लिए बना दिया है। सल्फर कंटेनिंग, जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम था, उसमें हम लोग देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी प्रोटीन के कोट में। इसका जो हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बैक्टीरियोफेज जो वायरस में बेसिकली 2 चीजें आपको मिलेंगी, जीनोम जेनेटिक मटेरियल और उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग। प्रोटीन की कवरिंग को हम लोग कैप्सिड बोल देते हैं। ये प्रोटीन की कवरिंग में अब रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। क्यों रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी? क्योंकि सल्फर बेसिकली 2 अमीनो एसिड्स रहते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन, जिसमें आपको सल्फर मिलता है। सल्फर कंटेनिंग जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, 2 अमीनो एसिड्स हैं, वो अमीनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी, जो सल्फर हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर था, उसमें रेडियो एक्टिविटी बाहर आ जाएगी, प्रोटीन के कोट में आ जाएगी। और जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं। ठीक। और इस वाले में जिसमें हमने फास्फोरस पे ग्रो कराया है उसको, उसमें हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी किस में आ गई है। रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि फास्फोरस डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, डीएनए के पार्टिकल फॉर्मेशन में इसका रोल है। भाई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस मोइटी होती है। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी किस में आ गई है? इसमें रेडियो एक्टिविटी उसके डीएनए में आ गई है। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस को हम लोग इन्फेक्ट करवाएंगे इकोलाई पे। इकोलाई पे इन्फेक्ट कराया तो इकोलाई के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यही तो जानना चाहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये तो जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल एंटर हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज को जब हम लोग, अब ये बैक्टीरियोफेज
रिप्रेजेंटेशन आपकी बना देता हूँ थोड़ा छोटा सा। ये बैक्टीरियोफेज हमने इन्फेक्ट करा दिया, अब इसको मौका दिया कि तुम ई कोलाई सेल को इन्फेक्ट कर दो, तो ये ई कोलाई सेल को इन्फेक्ट कर देगा और ई कोलाई सेल के अंदर इसका, ये हमारी बैक्टीरियल सेल हो गई, ई कोलाई सेल के अंदर इसका आ जाएगा क्या, डीएनए। इसी तरह से इस वाले पे, ये है हमारा रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला, और इधर हम लोग लिख रहे हैं रेडियो एक्टिव सल्फर वाले को। सल्फर वाले में रेडियो एक्टिविटी किस में थी, प्रोटीन के कोट में थी। तो प्रोटीन का कोट रेडियो एक्टिव है, वो तो बाहर रह जाएगा, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाएगा। प्रोटीन का कोट बाहर रह गया और जेनेटिक मटेरियल चला गया है अंदर। जेनेटिक मटेरियल इस वाले का नॉर्मल है, इस वाले में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, इस वाले में रेडियो एक्टिविटी है। तो रेडियो एक्टिविटी वाले को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं कि ये डबल, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि ये रेडियो एक्टिव था। बैक्टीरियोफेज को, वायरस को उन्होंने ग्रो कराया किस पे, कल्चर मीडियम, उसको वो प्रोवाइड किया, उस मीडियम को उस पे ग्रो कराया है जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर है और जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में, इसमें रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियोफेज में पाई जाएगी उसके प्रोटीन के कोट में, क्योंकि सल्फर अमीनो एसिड्स में, 2 अमीनो एसिड्स में मिलता है और प्रोटीन में फॉर्मेशन में अमीनो एसिड्स का रोल है। रेडियो एक्टिव फास्फोरस उसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का रोल है डीएनए में। फॉस्फेट मोइटी जोड़ी होती है, फास्फोरिलेशन होता है, इसमें डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है इस वाले बैक्टीरियोफेज में, इस वाले बैक्टीरियोफेज में उसके कैप्सिड में प्रोटीन के कोट में रेडियो एक्टिविटी है। अब हमने उसको मौका दिया कि तुम बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर दो, बैक्टीरियल सेल इन्फेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ब्लेंडर की सहायता से एजिटेट करेंगे। ब्लेंडर की सहायता से इसको हमने एजिटेट किया तो ये हमारा कैप्सिड अलग हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल अलग हो जाएगी, कैप्सिड अलग हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल अलग हो जाएगी। अब हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देने से क्या होगा कि ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट है, नीचे की तरफ सेडिमेंट्स है। ऊपर की तरफ इस वाले केस में, जिस वाले केस में हमने उस वाले बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कराया है, जिसको कि हमने बैक्टीरियोफेज को इस तरह का मीडियम प्रोवाइड किया था जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, उस वाले केस में हम देखेंगे कि सुपरनेटेंट में आपको मिलेगी रेडियो एक्टिविटी और नीचे पैलेट्स जो हैं, जो नीचे सेडिमेंट्स हो गए, पैलेट्स हो गए। बैक्टीरियल सेल हैवी होने की वजह से नीचे आ जाएंगी। एक कैप्सिड हमारे खाली प्रोटीन के कोट है तो ये ऊपर रहेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो इस वाले केस में हम देखेंगे कि सुपरनेटेंट जो ऊपर चीज है, सुपरनेटेंट, उसमें आ गई रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि खाली प्रोटीन के कोट ऊपर है और नीचे जो पैलेट्स है बैक्टीरियल सेल, उसमें आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो अंदर डीएनए एंटर हुआ वो नॉर्मल वाला। इस वाले केस में इसमें भी यही हुआ है, ऊपर की तरफ खाली कोट और नीचे की तरफ बैक्टीरियल सेल। इस वाले केस में हम देखेंगे वो वाला बैक्टीरियल सेल, जिस बैक्टीरियल सेल को हमने इन्फेक्ट कराया है उस वाले बैक्टीरियोफेज से, जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस को हमने प्रोवाइड किया था उसके कल्चर के लिए मीडियम में, उस मीडियम, जिस मीडियम में उसको ग्रो कराया, उस मीडियम में हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया था, उसमें रेडियो एक्टिविटी डीएनए में थी। और बाद में जब हमने उसको इन्फेक्ट होने के बाद ब्लेंडर से एजिटेट करके सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया है, तो इस वाले केस में हम देखेंगे कि सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, जो नीचे की तरफ पैलेट से बैक्टीरियल सेल जो सेटल डाउन हो गए उनमें रेडियो एक्टिविटी है। और हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो अंदर जा रहा है बैक्टीरियोफेज का, वो रेडियो एक्टिव है। कैप्सिड हमको खाली मिल रहे हैं ऊपर सुपरनेटेंट में, उसमें रेडियो एक्टिविटी मिल ही नहीं रही, तो अंदर जो गया सब्सटेंस वो है जेनेटिक मटेरियल। इससे साबित हो गया कि डीएनए अंदर गया। एक तरह से आपने मार्किंग कर दी है, डीएनए की मार्किंग कर दी और प्रोटीन कोड की। हम ये देखना चाहते हैं अंदर एंटर क्या हो रहा है, जो अंदर एंटर हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल है।
आपने जब उसको टैग कर दिया, एक तरह से मार्किंग कर दी, तब हमने तो ये पता है कोई चीज अंदर एंटर हो रही है, कोई बायोमोलिक्यूल, जो बायोमोलिक्यूल अंदर एंटर हो जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल है। अब हमने प्रोटीन के कोड की टैग कर दिया, मार्क कर दिया रेडियो एक्टिविटी से, और इस वाले केस में डीएनए को मार्क कर दिया। जो दोनों में से अंदर चला जाएगा वो रेडियो एक्टिव है। बाद में जब हमने एजिटेट करके अलग कर लिया तो हम जानते हैं कि प्रोटीन कोट ऊपर रहेगा, हल्का है, और बैक्टीरियल सेल हैवी है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। प्रोटीन कोट में हम जानते थे कि प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी उस वाले में आई है जो सल्फर पे, जिसका हमने ग्रो कराया है, सल्फर 35 पे, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी कैप्सिड में थी, वो ऊपर उसमें हम देख रहे हैं कि सुपरनेटेंट में हमें मिलेगी रेडियो एक्टिविटी, बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इस वाले केस में जिन बैक्टीरियोफेज को हमने ग्रो कराया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, उस वाले केस में हम देखेंगे कि कैप्सिड में तो हमें रेडियो एक्टिविटी, सुपरनेटेंट में तो नहीं मिली, और हमें बैक्टीरियल सेल पैलेट्स जो नीचे बैठ गए हैं उनमें रेडियो एक्टिविटी मिली है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल विच गेट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय द बैक्टीरियोफेज। ये बात साबित हो गई, और ये बात आगे इस तरह भी साबित हो गई कि ये ई कोलाई की सेल्स जब इनकी आगे प्रोजीनी बनी है, तो इस वाले केस में इनकी आगे की सेल्स में प्रोजीनी में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो कैप्सिड में थी, कैप्सिड अंदर आया नहीं। जबकि इस वाले बैक्टीरिया की जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं उन जनरेशंस में हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। तो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इससे ये बात साबित हो गई एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के, हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से, जो 1952 में एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने किया था। क्लियर हो गई बात? तो आपसे पूछा जाता है, देखिए अपनी बुक में जो दे रखा है एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज दे रखी है वहां पे ये सब बातें उसने आखिरी में नहीं बताई, सुपरनेटेंट और पैलेट, लेकिन आपके डायग्राम में देखिए बिल्कुल छोटा छोटा लिखा है। तो डायग्राम जो बुक में बना उसको आप पढ़ लीजिए, और जो बुक में छोटा छोटा लिखा है सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिविटी, उसको मैंने आपको समझा दिया कि सुपरनेटेंट क्या है और रेडियो एक्टिविटी क्या है। क्लियर? ओके, चलिए अब ये बात साबित हो गई कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो एक जो हम लोग की खोज थी, जो हम लोग का बड़ी दिनों से सस्पेंस था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो कौन सा बायो मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफर होता है, वो समझ में आ गया, वो जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग डिस्कस कर लें कि कोई जेनेटिक मटेरियल अगर है तो उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या है जेनेटिक मटेरियल की, हम कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें देखना चाहेंगे। अगली आपकी हेडिंग जो है वो यही है आपके एनसीईआरटी की, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, चारों का हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात ये, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट शुड बी एबल टू इटसेल्फ, ये अपनी रेप्लिका बना सके। इट शुड बी एबल टू मेक रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ कह लीजिए, या रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये तो एक क्वालिटी हो गई। दूसरी, it should be structurally and chemically stable, ये स्टेबल हो, स्ट्रक्चर इसका स्टेबल स्ट्रक्चर हो। तीसरी बात, it provides, it should provide scope फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन हो जाने का स्कोप हो, ऐसा ना हो कि ये एकदम स्टेबल, ऐसा स्टेबल हो कि म्यूटेशन। और चौथी और आखिरी बात, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन प्रिंसिपल या फॉलोइंग द मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को या मेंडेलियन इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस कैसे करता है कोई जेनेटिक मटेरियल? तो जेनेटिक मटेरियल जो उसके पास जानकारी है कैसे एक्सप्रेस करेगा, डीएनए से बन जाएगी प्रोटीन, वो हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये 4 प्रॉपर्टी कह रहा होनी चाहिए, शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल,
provide scope for mutation, should be able to express itself on the basis of Mendelian principle। मेंडेलियन के प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता हो। मेंडेलियन के प्रिंसिपल क्या, 3 लॉ जो उन्होंने बता दिए। कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उनका ये पालन करता हो, ऐसा ये बता रहा। तो सबसे पहला देखिए, शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। अब आप लोगों ने देखा था डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, हमने देखा था ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा तो उस पर दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा, कॉपी उसकी बन जाएगी, हमेशा बन जाएगी। तो ये रेप्लिका अपनी बना सकता है। तो डीएनए अपना बना सकता है, अपना डीएनए पे डीएनए का स्ट्रैंड, और इसी तरह से आरएनए पे आरएनए का स्ट्रैंड बन सकता है। तो ये जो पहला वाला इसका क्राइटेरिया है, जबकि प्रोटीन नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता। यही सेंट्रल डोग्मा में आपको बताया गया था कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिडायरेक्शनल है, डीएनए से बन जाएगा आरएनए, आरएनए से बन जाएगा प्रोटीन। लेकिन एक बार प्रोटीन जो बन गई तो प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन पाएगी और प्रोटीन से आरएनए नहीं बन पाएगा। ये सेंट्रल डोग्मा जो फ्रांसिस क्रिक ने बताया, जिसको आज की तारीख में हम लोग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह से पढ़ लेते हैं कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन वो जो बात कहना चाहता है वो बात मैंने आपको जब सेंट्रल डोग्मा बताई थी तब पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था। तो फ्रांसिस क्रिक ने भी सेंट्रल डोग्मा दिया और जेम्स वाटसन ने भी दिया। हालांकि आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ाई के तौर पर 12th के लेवल पे उसको फॉलो कर लेते हैं, वाटसन को, वो आसान लगता है। लेकिन हायर लेवल पे कह लीजिए सेंट्रल डोग्मा फ्रांसिस क्रिक का ज्यादा एक्सेप्टेबल और ज्यादा लॉजिकल है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, इस बिहाफ पे, इस क्राइटेरिया को देखते हुए आप आरएनए को उसमें से किक आउट कर देंगे, आरएनए अब उसमें नहीं कंसीडर करेंगे। आरएनए पे आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए अपनी रेप्लिका नहीं बना सकता। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, उसमें हमारा अब जो कैंडिडेट है, जो दावेदार है, वो दावेदार हमारे डीएनए और आरएनए। डीएनए पे डीएनए बन जाएगा, आरएनए पे आरएनए बन जाएगा। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। ये बात तो साबित हो गई, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये बात साबित हो गई। ग्रिफिथ साहब ने हीट करके किल्ड कर दिया था बैक्टीरिया को, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल अगर वो डिटोरिएट हो गया होता, बेकार हो गया होता, तो वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में नहीं बदल सकता था। आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, हाई टेम्परेचर पे इसका डीएनिलिंग हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाता है डीएनए, दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो जाएंगे। और जब उनका कंड्यूसिव उनको एटमॉस्फेयर मिलेगा, उनके मन माफिक मुताबिक, उनके हिसाब से अगर मिलेगा एटमॉस्फेयर, तो वो फिर से री एनीलिंग कर लेते हैं, फिर से वो एनीलिंग कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 स्ट्रैंड जो हीट करने पे अलग हुए, जिसका हम लोग पीसीआर में काम लेते हैं। पीसीआर में यही तो काम लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग, एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन। कि सबसे पहले हम उसको हीट कर दिया 92 से 94 डिग्री, अलग हो गए दोनों स्ट्रैंड। उसके बाद उसको मौका दे दिया कि भाई दोनों स्ट्रैंड आप 60 डिग्री, 40 to 60 डिग्री टेम्परेचर कर दीजिए, तो दोनों स्ट्रैंड फिर से एनीलिंग कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पे है, डीनेचर्ड हो जाएंगे। यही ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा। तो उससे बात साबित हो गई कि स्ट्रक्चरली जो है केमिकली काफी हद तक स्टेबल प्रोडक्ट है, काफी हद तक। नहीं तो अगर स्टेबल ना होता तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन ना कर पाता। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हुआ, हीट होने से बैक्टीरिया तो किल हो गया, लेकिन डीएनए ने अपनी प्रॉपर्टी समहाउ मेंटेन रखी है, भले जितनी भी रखी है, लेकिन डीएनए ने अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखी है। उसका कारण यही है कि हाई टेम्परेचर के बाद जैसे ही लो टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया गया है, दोनों स्ट्रैंड जो अलग हुए तो फिर से बेस पेयरिंग करके फिर से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो केमिकली और स्ट्रक्चरली ये स्टेबल प्रोडक्ट है और डीएनए आरएनए की तुलना में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आरएनए में हम देखते हैं एक तो यूरेसिल मिलता है थाइमिन की जगह, डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन मिलता है, और आरएनए में पेंटोज शुगर जो है उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, मैंने बनाया था, फिर से बना देता हूं। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे HOH और यहाँ पे भी HOH, राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पे हमें प्रेजेंस मिल रही है OH ग्रुप की, जो हाईली रिएक्टिव है, एक फंक्शनल ग्रुप ज्यादा मिल रहा। यहाँ पे HOH CH2OH और H पेंटोज शुगर हम लोगों ने बनाया था जब हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे, याद होगा आपको।
क्या तुम्हें याद है? याद है ना? हाँ, याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें एक OH एक्स्ट्रा मिल रहा है, इस वजह से आरएनए जो है डीएनए की तुलना में ज़्यादा अनस्टेबल कह लीजिए या ज़्यादा रिएक्टिव है कह लीजिए कि एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा है 2 कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, और दूसरा यूरेसिल की प्रेजेंस है थाइमिन की जगह। थाइमिन होना डीएनए को मोर स्टेबल करता है आरएनए की तुलना में। तो डीएनए स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ये बात भी। और ये इसके रीजन जो है एनसीईआरटी कह रही कि उसके आपको 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मौका लगा हायर क्लासेस में आइए तो ये चीज आपको बताई जाएगी। यहाँ पे अभी आप परेशान ना हो और अपने टीचर को भी परेशान ना करें, ऐसा एनसीईआरटी कह रही। देखिए एक लाइन छोटी सी लिखी है, इट प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, दैट इज म्यूटेशन। तो कोई चेंज हो जाए म्यूटेशन में, और म्यूटेशन कॉजिंग जो और चीजें हैं, फैक्टर हैं, वो म्यूटाजेंस कहलाते हैं। म्यूटाजेंस हमारे फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में आपके हो जाएंगे आयनाइजिंग रेडिएशंस हो जाएंगे, एक्सरे हो जाएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएंगे। केमिकल्स में आपके एक्रिडीन डाइस हो जाएंगी, एल्काइलेटिंग एजेंट्स हो जाएंगे, जो ऐसा सच आपको कोई जरूरत नहीं है, बस म्यूटेशन जानना। म्यूटेशन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कुछ भी अगर चेंज हो जाएगा तो म्यूटेशन हो जाएगा। प्रोवाइड्स स्कोप फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन के स्कोप की जरूरत क्या है? अरे भैया अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो नए एलील बनेंगे नहीं, नए एलील बनेंगे नहीं, वेरिएशन नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी, नेचर सिलेक्ट किसको करेगी? अगर हमारे चारों तरफ कद्दू 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 होंगे तो हम कद्दू की सब्जी ही खाएंगे। हम कब खाएंगे भिंडी और कब खाएंगे मशरूम? तो वेरिएशन आए, वेरिएशन में नेचर सिलेक्ट कर सकती है, नेचर सिलेक्ट कर रही है। ऐसे ही हम लोग आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके ब्रीडिंग कर रहे हैं। वेरिएशन होगा तभी तो आप सिलेक्ट करोगे दिस वन इज बेटर या दिस वन इज सुपीरियर फ्रॉम दैट। जब आपके पास वेरिएशन ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो म्यूटेशन इज द रूट कॉज ऑफ वेरिएशन, एंड वेरिएशन इज द कॉज ऑफ वेरिएशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इंप्रूवमेंट कह लीजिए। रेस जो इंप्रूव हो रही है बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन कह लीजिए। और आखिरी में आके इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने को एक्सप्रेस कर सकता हो। एक्सप्रेस कर सकता हो तो एक्सप्रेस कैसे करेगा? डीएनए पे बनेगा आरएनए, आरएनए पे बनेगा प्रोटीन। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। उसमें हम देखते हैं कि डीएनए तो बेचारा आरएनए पे आश्रित है, लेकिन आरएनए अपना काम खुद कर लेगा। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसलेट होने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती है। एक तो डीएनए बाहर नहीं आ पाता, मैंने आपको बताया। दूसरा जो मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस की, वो डीएनए के कोड को नहीं पढ़ पाता, क्योंकि हम लोग देखेंगे कोडॉन में यू आ रहा है, यूरेसिल वाले को वो रीड कर पा रहा है न्यूक्लियोटाइड के जो 3-3 के सीक्वेंस आ रहे हैं। थाइमिन वाले के लिए थोड़ी है, तो रीड करने की जो भाषा वो जानता ही आरएनए की है। डीएनए की भाषा वो जानता ही नहीं। अगर डीएनए किसी तरह से बाहर भी आ जाए, पहली बात तो बाहर नहीं आ सकता। कहां से? न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है डीएनए, जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, नेगेटिव चार्ज है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बाहर नहीं आ सकता। तो वो आरएनए बना के अपनी इंफॉर्मेशन बाहर भेजता है, और आरएनए के कोड को डिकोड करके सेल हमारी राइबोसोम की सहायता से, या कह लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बायोसिंथेटिक मशीनरी प्रोटीन सिंथेसिस की, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। तो डीएनए तो बाहर आ नहीं सकता, आरएनए आ सकता है। तो डीएनए को शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, डीएनए एक्सप्रेस कर देता है अपने को, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आरएनए। वेयर एज आरएनए अलोन, आरएनए अपने आप कर सकता है, क्योंकि आरएनए की भाषा वो समझ रहा है। तो आरएनए की भाषा समझ रहा, आरएनए अपने को एक्सप्रेस कर सकता है। तो आखिरी में आके हम लोगों ने देखा डीएनए और आरएनए दोनों ही इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो दोनों ही हमारे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नियर अबाउट 99% ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वेयर एज आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन केसेस ऑफ सम वायरसेस। कुछ वायरसेस में है जिनको हम लोग राइबो वायरसेस बोलते हैं, और वो राइबो वायरसेस जिसमें साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिल रहा है, उनको हम लोग रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। तो आरएनए वायरसेस का जो वायरसेस आरएनए जेनेटिक मटेरियल को रखे हैं, उनको हम लोग राइबो वायरस, और जिनमें
डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनको एडिनोवायरसेस बोलते हैं। इन चारों पॉइंट का डिस्कशन होने के बाद एक चीज और समझ लीजिए, जो चीज यहाँ पे बोली शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, हम देखते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड अलग हुआ दो और वो टेम्पलेट की तरह काम और उन पे बन गया। इसी तरह से डबल स्ट्रैंड होने का फायदा उसको स्ट्रक्चरली स्टेबल होने में मिलता है जब डीनेचर्ड होते हैं, क्योंकि दो स्ट्रैंड है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ही मौका लगा उन्होंने फिर से एनीलिंग कर ली, फिर से एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर ली, जिसको हम लोग एनीलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से डीएनए अपना डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से और कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करते हुए, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करते हुए अपने को रिपेयर कर लेता है। यहाँ पे आके इन चारों का डिस्कशन होने के बाद हम लोगों ने पहले ही स्टेप पे प्रोटीन को डिस्कशन से बाहर कर दिया था कि तुम इस काबिल नहीं हो। मानिए हम कहते हैं कि इंडियन वोटर के लिए हम बोल रहे हैं कि इंडियन सिटीजन हो, तो पहले ही स्टेप पे इंडियन सिटीजन नहीं है, निकलो भैया तुम इंडियन वोटर नहीं हो सकते। ये कहने का मतलब जो पहला ही क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को प्रोटीन फॉलो नहीं कर रहा, तो प्रोटीन का कैंडिडेट, प्रोटीन की दावेदारी उसी समय खारिज हो गई कि तुम जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते। तो डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये आता है कि हमने ये देख लिया डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, विच वन इज द फर्स्ट, कौन सा पहला है, ये क्वेश्चन आपसे आता है। तो आरएनए वर्ल्ड करके एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है जिसमें ये बोला है कि डेफिनेटली आरएनए पहले आया है। आरएनए का इवोल्यूशन के दौरान जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल बना वो आरएनए, और आरएनए के साथ दिक्कत ये थी, कह लीजिए जो आगे चल के अब आरएनए बना तो क्या जरूरत महसूस हुई प्रकृति को, नेचर को, भगवान को, साइड जो हमारा मास्टर माइंड है कह लीजिए, जो कोई एक एक्स्ट्रा बॉडी है जो हमें गवर्न कर रही है। अगर उधर कोई नास्तिक बैठा है तो भगवान बोलेंगे नाराज हो जाएगा, कुछ भी आप समझ लीजिए, कोई भी सुप्रीम पावर है जो गवर्न कर रही है इस यूनिवर्स को। आखिर ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि आरएनए की जगह डीएनए ले लिया गया और डीएनए इवॉल्व हुआ है विद ड्यू टाइम ऑफ कोर्स, इस समय के साथ। यही बात जो पहले अभी हम लोगों ने पढ़ी कि आरएनए हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम चाहते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एकदम से ना बदल जाए, उसका प्रिजर्व करके रखनी है हमें। अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारा ज्ञान कह लीजिए, जो हमने अर्जित करी है, जो भी चीज है, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से तेजी से बदले या डिटोरिएट हो। तो कंजर्व करने के लिए डीएनए ज्यादा बेटर है, क्योंकि डीएनए आरएनए की तुलना में लेस रिएक्टिव है। क्यों? अभी दो बातें डिस्कस करी, एक द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल मेक्स इट मोर स्टेबल, एज वेल एज एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप एट द सेकंड कार्बन पोजीशन। डीएनए में सेकंड कार्बन पोजीशन पे हाईली रिएक्टिव OH ग्रुप नहीं है, इस वजह से डीएनए मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल in comparison to the RNA molecule. That's why over the time of period RNA evolved into the DNA या DNA get involved from the RNA। तो ऐसे इवोल्यूशन के दौरान RNA से DNA का इवोल्यूशन हुआ और ऑर्गेनिजम्स में DNA जेनेटिक मटेरियल की तरह सेटल हुआ। RNA को हम लोगों ने किस चीज के लिए प्रेफर दी? RNA को हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए तुम मुफीद नहीं हो, तुम उसके लिए फिट नहीं हो, क्योंकि तुम बड़े शरारती बच्चे हो, तुम तुरंत, तुम्हारा OH ग्रुप तुरंत रिएक्टिव हो जाता है, तभी तो एक कैटालिटिक की तरह, राइबोजाइम की तरह भी काम कर रहा है। हमें चाहिए कि हमारा बच्चा ऐसा हो जो एक बार हम बोल दें यहाँ बैठो तो यहाँ बैठे, यहाँ बैठो तो यहाँ बैठे, हरकत ना करे। और वो बच्चा जो अगल वाले को भी छेड़े, बगल वाली को भी छेड़े, वो बच्चा भैया परेशान, उससे हम, बेटा तुम वैसे दिखने में तो खूब हो लेकिन नटखट बहुत हो, तुम पड़ोसी के बच्चे ज़्यादा अच्छे लगोगे, हमारे बच्चे नहीं अच्छे लगोगे। तो मैसेंजर के तौर पे आरएनए को हमने चूज़ कर लिया, और हमने नहीं चूज़ कर लिया, नेचर ने चूज़ कर लिया। नेचर ने समझ लिया कि ये आरएनए का रोल जो है कन्वेइंग ऑफ मैसेज या दूसरे जो मेटाबॉलिज्म के और जो चीज़ें हैं, प्रोसेस है, उनमें ज़्यादा हेल्पफुल है। वेयर एज स्टोरेज के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए डीएनए इज मच बेटर। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के तौर पे ऑर्गेनिजम्स ने, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में आपका ये कि नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से ये हो गया। और आखिरी में आके हम लोग देख रहे हैं कि आरएनए वर्ड की जब बात कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल पहला आरएनए था, उसके पीछे ये भी कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि शुरू के जो प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के लिए इसेंशियल प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, वो सारे के सारे प्रोसेस, इवन स्प्लाइसिंग वगैरह भी, वो सारे के सारे प्रोसेस किसी ना किसी तरह आरएनए से कनेक्टेड है, आरएनए का रोल है। तो इसलिए हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि आरएनए इज द
फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए ही हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आरएनए वर्ड, अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जेनेटिक मटेरियल का, कि जेनेटिक मटेरियल का डिसाइड करना अल्फा डार्सी मार्था चेस से चालू किया है। तो 3 टॉपिक आज आपके डिस्कस हो चुके हैं। अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद हम लोग रेप्लिकेशन पे आएंगे। तो फ्रांसिस क्रिक बोल रहे हैं, और ये आपकी बुक में लिखा है, इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि इट इज नॉट escaped our notice that the complementary base pairing, specific complementary base pairing we have suggested, इन्होंने complementary base pairing बताई, we have suggested, postulated, immediately suggest the possible mechanism of copying of genetic information कह लीजिए, कि genetic material कह लीजिए, कि हमने जो एक ये सजेस्ट किया है कि जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, उससे हमें लगे हाथ तुरंत ये आइडिया मिल रहा है कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है डीएनए का बनने का, डीएनए के रेप्लिकेशन का, कॉपिंग होने का। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसकी कॉपी कैसे होती है, इस चीज का आइडिया हमें हमारे ही प्रपोजल से मिल रहा। इमीडिएटली वी हैव नोटिस दैट कि अवर प्रपोजन, जो हमने प्रपोजिशन दी है, जो हमने प्रपोजल दिया है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, वो इमीडिएटली सजेस्ट कर रही है द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि कैसे उसकी कॉपिंग हो सकती है जेनेटिक मटेरियल की। कि भाई हमने बोल दिया डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड अलग हुए, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस पे जो स्ट्रैंड बनना है, जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तब हमने बोला था ना कि एक स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस पता हो बेसिस का, तो दूसरे स्ट्रैंड का आप बता दोगे। जब हमने ये डिसाइड कर दिया कि ए के अपोजिट टी आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा, ये बात तय है अगर, तो एक स्ट्रैंड का अगर हमें सीक्वेंस पता, दूसरा स्ट्रैंड हम प्रिडिक्ट कर देंगे। वही चीज उन्होंने बोली कि भाई लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को अगर हम फॉलो कर रहे हैं कि बेस पेयरिंग, प्यूरिन के अपोजिट हमेशा पाइरिमिडीन आएगा और ए के अपोजिट हमेशा टी आएगा, तो इससे हमको इस चीज का भी आइडिया मिल रहा है कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है जब ये डीएनए डुप्लीकेशन होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ, हम लोग बोलते हैं कि ये डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे स्ट्रैंड। ये पेरेंटल डीएनए है, अब स्ट्रैंड ये अलग हो गए, और इस पे 1 2 3 4 मानो 5, और 1 2 3 4 5 ATCGA। तो आपको पता है ए के अपोजिट हमेशा टी आएगा, टी के अपोजिट हमेशा ए आएगा, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट टी। इधर ही एक इसी तरह से लिख ले तो वो भी पता लग जाएगा। भाई अब जो पेरेंटल स्ट्रैंड था, दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, तो इधर हो गया हमारा ए जी सी टी ए, तो इधर भी बना लीजिए आप एक स्ट्रैंड। तो आपको ये देखिए दूसरा स्ट्रैंड जो इधर बन रहा है, अब मैंने ब्लैक से पेरेंटल बना दिए, ग्रीन और ब्लू से नए, न्यू जनरेशन, नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के बना दिए। तो ए के अपोजिट टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, ए के अपोजिट टी आएगा। ये बन गए हमारे स्ट्रैंड, ठीक है ना? बोलो। एक हमने आपको हाइपोथेटिकल दे दी है, हाइपोथेटिकल, क्योंकि ATCG हमने ATCG गलती से फिर से लिख दिया, ये इस वजह से आपको दिक्कत लग रही है। सही कर दूं मैं, रुकिए 1 मिनट, सही कर दूं। भाई है क्या, ये पेरेंटल स्ट्रैंड था ATTCGA, तो ये है आपका पेरेंटल स्ट्रैंड। अब आपने हीट कर दिया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। नीचे नीचे बना देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? ATCGA और यहाँ पे TAGCT। इसके अपोजिट अब न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है, न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड में यहाँ पे T आएगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इधर A आएगा, इधर T आएगा, इधर C आएगा, इधर G आएगा, इधर A आएगा।
ये बन गया हमारे 2 स्ट्रैंड। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन, कि जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसमें एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड, एक न्यूली फॉर्म, एक पेरेंटल स्ट्रैंड, एक न्यूली फॉर्म, इस तरह के एप्लीकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। तो इसको साबित किसने किया था, अब उसको देख लें। इसको साबित किया है मिचेल्सन स्टॉल, मैथ्यू मिचेल्सन और स्टॉल ने इसको साबित किया है। मिचेल्सन एंड स्टॉल ने इसको साबित किया है। अब उनका हम लोग एक्सपेरिमेंट देख ले। मैथ्यू मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, कि कैसे इन्होंने साबित किया। इन्होंने बैक्टीरियल सेल ली, बैक्टीरियल सेल को ग्रो कराया है कल्चर मीडियम पे, और उस कल्चर मीडियम में इन्होंने प्रोवाइड करवाया है हैवी नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी नाइट्रोजन। N15 पे ग्रो कराया बैक्टीरिया को, तब तक ग्रो कराया जब तक कि उसके डीएनए में प्रॉपर पूरी तरह से ये हैवी वाला नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो गया। तब तक इन्होंने उसका 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन कल्चर मीडियम करते रहे। जब बैक्टीरिया सेल में पूरी तरह से नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड हो गया, तब उन्होंने बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर कर दिया है नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग कल्चर मीडियम पे। तो अब आप ये देखो, मान लो ये कल्चर मीडियम है, उस कल्चर मीडियम में क्या है भाई, नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन है N15, उस पर बैक्टीरिया को ग्रो करा लिया। बैक्टीरियल सेल में पूरी तरह से नाइट्रोजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमको मिल रहा डीएनए में, तो डीएनए में पूरी तरह से समाहित हो गया है हैवी नाइट्रोजन, और जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड बैक्टीरिया में मिल रहे हैं सब में हैवी नाइट्रोजन है। उसके बाद इन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया उस वाले कल्चर मीडियम पे जिसमें हमें नॉर्मल नाइट्रोजन मिल रही है NH4Cl14 वाले में, और उस पर ग्रो करा लिया। फिर आफ्टर सम टाइम 20 मिनट बाद इन्होंने उसमें से निकाल ली सेल्स और उससे निकाल लिया डीएनए। तो हम लोग पढ़ेंगे कि 20 मिनट में नियर अबाउट बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो जाती है। 20 मिनट बाद जो पहली जनरेशन आई वो बैक्टीरियल सेल इन्होंने निकाली और उसका डीएनए निकाल के कंजर्व कर लिया, रख लिया एक जगह। सेल को ग्रो होने दिया। 40 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद फर्स्ट जनरेशन आई है, फर्स्ट पी लिख देते हैं या फर्स्ट डिग्री लिख दिया, आप समझ जाइएगा। 40 मिनट के बाद सेकेंड जनरेशन आई और 60 मिनट के बाद थर्ड जनरेशन आई, जिनसे सेल इन्होंने निकाली और सेल से डीएनए निकाला। अब ये क्या करेंगे, अब हमारे पास डीएनए पेरेंटल सेल का भी है, फर्स्ट जनरेशन का भी है, सेकंड जनरेशन का भी है, थर्ड जनरेशन का भी है। अब एक एक करके हम इनका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। सीजियम क्लोराइड मीडियम पे, सीजियम क्लोराइड मीडियम पे हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इस डीएनए का, जो डीएनए निकाला है उसका कराएंगे। तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। समझ में आ गई बात। शुरुआत कैसे हुई कि शुरुआत में इन्होंने बैक्टीरियल सेल का कल्चर फॉर्मेशन किया, इकोलाई ले ली जो 20 मिनट में डिवाइड होती है, और उसको हैवी नाइट्रोजन पे, रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी नाइट्रोजन पे N15 पे। इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश करी थी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल किया गया था। S35P32, S का नॉर्मल क्या था, S32, और P31 नॉर्मल है उसका। रेडियो एक्टिव पे किया था, रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करके ये बात साबित हुई थी। एल्फ्रेड हर्शी मैसाचुसेट्स के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। वहां पे रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करके ये बात साबित करी गई थी कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। यहां पे हमें साबित करना है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट न्यूली फॉर्म डीएनए, द स्ट्रैंड ऑफ न्यूली फॉर्म डीएनए कंटेन्स डबल स्ट्रैंड, डीएनए कंटेन्स वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड। ये हमें साबित करना है। तो हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराया है हैवी नाइट्रोजन पे। हैवी नाइट्रोजन पे ग्रो कराने के बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया है उसको पूरी तरह से नाइट्रोजन इसके तन मन बस जाए, बिल्कुल पूरी तरह से समाहित हो जाए, इनकॉर्पोरेटेड हो जाए।
उसके बाद हम बैक्टीरिया को, सेल्स को निकालेंगे, उनसे निकालेंगे डीएनए, और डीएनए का हम कर लेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जो फाइंडिंग मिलेगी अभी बनाने जा रहा हूं, आप लोग इससे परेशान होते हो मुझे पता। फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कुछ डीएनए को NH4Cl पे, और 20 मिनट के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आ गई, 20 मिनट में डिवाइड हो रहा, फर्स्ट डॉटर जनरेशन जो आ गई, उसमें से कुछ सेल्स निकाली, उनका डीएनए निकाला, उसका हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, उसका देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा। फिर हम देखेंगे सेकंड जनरेशन का, 40 मिनट पे सेकंड जनरेशन आ गई डॉटर जनरेशन, और थर्ड डॉटर जनरेशन 60 मिनट पे आ गई। इसी तरह से आप चाहो तो आगे भी चल सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, आई एम फ्री। चलिए तो देखते हैं क्या करना है। अब अपनी बुक में उसने ऐसे बना रखा है, और यहां पे उसने दिखा रखा है जी N15 वाला डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब करा रहे हैं तो N15 वाला यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब आप लोग जो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं पाते, बेसिकली इसको आप घुमा लीजिए, ये ऐसे दिखाया, इसको आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ऊपर देखिए उसने एरो बनाया है, और एरो बना के कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर कब से लगने लग गई? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगी? कैसे लगेगी? जमीन की तरफ। तो ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है बेसिकली बनी कैसे होनी चाहिए? बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए, और इसमें ये डेंसिटी ग्रेडियंट है, सीजियम क्लोराइड मीडियम है, इस मीडियम में यहां कहीं N15 वाला सेटल डाउन हो गया, वो वाला डीएनए जिसके पास N15 वाला यहां सेटल डाउन हो जाएगा। 100% डीएनए यहां सेटल डाउन हुआ है, 100% पूरा डीएनए यहां पे सेटल डाउन हुआ है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे की, ये परख नली में सीजियम, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, मीडियम की डेंसिटी यहां सबसे ज्यादा है, नीचे सबसे ज्यादा। तो अगर इसमें हम कोई लाइटर मॉलिक्यूल डालें या कोई हैवियर मॉलिक्यूल डालें, अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट है, तो वो मॉलिक्यूल कहां जाके सेटल होगा? अब इसको थोड़ा सा मैं लार्ज बनाता हूं आपको समझाने के लिए। आपकी सारी दुविधाएं, तुम अपने रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। ये डेंसिटी ग्रेडियंट है, जैसे जैसे हम इसमें नीचे की तरफ जा रहे हैं, इस मीडियम की डेंसिटी डेंस होता चला जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, मीडियम हल्का होता चला जा रहा है। तो अब इसमें हम अगर दो चीजें एक ही डेंसिटी की डालें, एक ही वेटेज की, डेंसिटी अलग है, वेट अलग है, एक ही डेंसिटी की डालें तो वो एक ही जगह जाके सेटल होंगी। और अगर आपने दो कंचे, दो सॉइल पार्टिकल, दो कुछ भी चीजें, पेबल कुछ भी डालिए इसमें, पेन, दो पेन डाल दीजिए, जो जिसकी डेंसिटी हैवियर होगी वो थोड़ा सा नीचे सेटल होगा, लाइटर वाला यहाँ सेटल होगा, जहां पे उसकी डेंसिटी और मीडियम की डेंसिटी बराबर है, वहां पे आके वो रुक जाएगा। मीडियम की डेंसिटी जैसे जैसे नीचे जा रहे सीजियम क्लोराइड, तभी तो डेंसिटी ग्रेडियंट बोल रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर, कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वो हैवियर होता चला जाएगा। अब आपने दो चीजें इसमें, मानिए ए और बी सब्सटेंस दो डाले आपने, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो डेंसर है वो हैवियर है, वो यहाँ नीचे थोड़ा नीचे सेटल होगा ए वाला, और बी वाला लाइटर है, बी वाला जहां पे उसकी डेंसिटी के बराबर आ जाएगा वहां सेटल होगा। ये है कहानी। अब आपने N15 वाला कर किया, यहां पे आ गया, देखिए चलिए पहली जनरेशन जो आपने डीएनए निकाला 20 मिनट्स के बाद, उसकी क्या फाइंडिंग होगी? उसकी फाइंडिंग ये होगी 20 मिनट्स बाद वाले की, उसकी फाइंडिंग ये होगी कि 100% जो डीएनए है इससे थोड़ा सा ऊपर, ये जो यहाँ पे सेटल हुआ इससे थोड़ा सा ऊपर, वो मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर, तो बराबर ही मैं बनाऊं इसको, और थोड़ा सा ऊपर ये आप इसको ले आओ यहाँ पे, वो यहाँ कहीं सेटल हुआ, जिसको हम हाइब्रिड डीएनए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं अभी समझाते हैं। हाइब्रिड डीएनए। और इसके बाद N14 वाला, ये हाइब्रिड डीएनए बोल रहे हैं। इसको क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझाते हैं। इसमें भी जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो ये मीडियम ये है। 20 मिनट के बाद जितना भी डीएनए है वो इससे थोड़ा सा ऊपर कहीं सेटल हुआ, जिसको हम हाइब्रिड डीएनए बोल रहे हैं।
और अगर नॉर्मल बैक्टीरियल सेल होती, उसको हमने N14 पे ही ग्रो कराया होता, तो क्या होता, तो N14 वाला कहां सेटल होता। अगर उसको हम सेटल करते, मानिए अब हम एक N14 वाला, उसमें से कोई नहीं, उसमें तो हाइब्रिड भी है, सब मिला जुला भी है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। N14 वाला अगर हम कराते कहीं सेटल, तो कहां सेटल होता, तो वो N15, ये N15 वाला है, ये हाइब्रिड वाला है, N14 वाला यहां कहीं सेटल होता। तो यहां कहीं सेटल होता, तो मान लीजिए ये यहां पे सेटल हो जाता है N14 वाला। ये हमारा पूरा मीडियम है, ये N14 यहां सेटल हुआ है, N15 यहां सेटल हुआ, हाइब्रिड इन बिटवीन हुआ। जो आपने पहला N15 पे जब ग्रो कराया बैक्टीरिया को, पेरेंटल सेल वाला N15 वाला, वो सबसे नीचे सेटल हुआ। कहने का मतलब ये सबसे नीचे। जो पहली जनरेशन वाला है, पहली डॉटर वाला 20 मिनट पे, वो इन बिटवीन N15 और N14 के इन बिटवीन 100% यहाँ पे सेटल हुआ है। 100% जो डीएनए था वो यहाँ हाइब्रिड है, यहाँ सेटल हुआ है। N14 और N15 के बीच में आ गया, इसका मतलब वो हाइब्रिड है। अगर N15 वाले होते तो यहाँ पे लगभग इसी मार्क पे सेटल होते, N14 वाले होते तो इसी मार्क पे सेटल होते। मानो आपने टेस्ट ट्यूब पे मार्किंग भी कर दी है कि अगर N15 होगा यहाँ सेटल होगा, N14 होगा यहाँ सेटल होगा, और अगर इन बिटवीन होगा यहाँ सेटल होगा। तो ये N14 की मार्किंग, ये N15 की मार्किंग, और ये हाइब्रिड की मार्किंग। ठीक है, N15 जो पेरेंटल सेल है उसका पूरे का पूरा डीएनए 100% डीएनए N15 पे सेटल हो रहा मार्किंग पे। जो फर्स्ट जनरेशन का उसका 100% इन बिटवीन हो रहा है। अब आप आ जाइए सेकंड जनरेशन 40 मिनट पे। 40 मिनट पे क्या हो गया, 40 मिनट पे आपको मिलेंगे 2 हाइब्रिड और 2 वो, मतलब 50-50। आपको 50% मिलेगा हाइब्रिड और 50% मिलेगा N14 वाले मार्क पे। N14 वाले मार्क पे मिलेगा 50% डीएनए सेटल, और हाइब्रिड N15 वाला भी तो अभी कहां चला गया, N15 वाला तो हाइब्रिड में बदल गया। ठीक है, 50% सेकेंड जनरेशन का जो डीएनए है 50% हाइब्रिड है और 50% N14 है। अब आप आगे चलिए थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन पे ये हो जाएगा 75-25। थर्ड जनरेशन पे ये हो जाएगी अब फाइंडिंग हमारी 75% N14 होगा, 75% N14 होगा थर्ड जनरेशन में, 75% N14 और 25% होगा हाइब्रिड। और अगर एक कदम और आगे बढ़िए, आप फोर्थ जनरेशन आ जाइए 80 मिनट पे, तो ये जो रेशियो है अब 3:1 का, 3 में हमारा N14 है, 75% N14 है, 3:1 का रेशियो है, और 25% हाइब्रिड है। अब ये रेशियो बदल जाएगा, ये हो जाएगा 87.5 N14, 87.5 N14 एंड 12.5 हाइब्रिड। ठीक, कैसे अभी समझाते हैं। तो ये मैं रब करके पहले रेशियो लिख दूं और वो रेशियो आप नोट कर लो, फिर उसको मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। यहां तक आप समझ गए होंगे कि N15 की मार्किंग हमने कर ली है टेस्ट ट्यूब पे, ये N15 वाले होंगे, यहां सेटल होगा, N14 यहां पे, और ऐसा डीएनए जिसमें एक स्ट्रैंड N14 का और एक स्ट्रैंड N15 का, वो हाइब्रिड, वो यहां सेटल होगा। तो जो आपने N15 पे ग्रो कराया था ई कोलाई, खूब देर तक पूरी तरह से समा जाए, उसका सारा का सारा डीएनए यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है। 20 मिनट के बाद जब आप उसको, मतलब जब आपने ट्रांसफर कर दिया उसको ऐसे मीडियम पे जिसमें N14 है, तो उसके 20 मिनट के बाद जो पहली जनरेशन ली, अब हमने जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो हम देखेंगे कि 50% हाइब्रिड और 50% हाइब्रिड होगा और 50% हमारा होगा N14 वाला। जब हमने उस पर ट्रांसफर कर दिया है, जब ट्रांसफर कर दिया, पहले यहां पर ट्रांसफर करने के बाद पहली जनरेशन में सारा का सारा हाइब्रिड, 100% हाइब्रिड। सेकेंड जनरेशन में 50% हाइब्रिड और 50% N14। थर्ड जनरेशन में 75% N14,
25% हाइब्रिड। फोर्थ जनरेशन में 87.5% N14, 12.5% हाइब्रिड। अब मैं लिख दूं, आप इसको नोट कर लो, यही पूछा जाता है और उसकी एक्सप्लेनेशन अभी आपको देता हूं। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको भी रब करूं, अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। N15 वाला या पेरेंटल वाला आपको दिखा रहा 100% N15। फर्स्ट जनरेशन, हमारी फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल या पहली, उसमें 50% हमारा क्या दिखाएगा, 50% दिखाएगा हमारा, नहीं, फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड दिखाएगा, 100% हाइब्रिड दिखाएगा फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में, फिलियल जनरेशन या डॉटर जनरेशन जो भी कह लीजिए, सेकंड पीढ़ी में 50% हाइब्रिड एंड 50% N14 वाला, N14। थर्ड जनरेशन में 25% हाइब्रिड, 75% N14। फोर्थ जनरेशन में तो ये 20 मिनट पे, ये 40 मिनट पे, ये 60 मिनट पे, ये 80 मिनट पे। अब ये हो जाएगा 12.5% हाइब्रिड और 87.5% N14। कैसे, उसका रीजन समझ लीजिए। इसी से ये साबित हो रहा है, ये जो हमें रेशियो मिल रहा है, इसी से ये साबित हो रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है। कैसे, उसकी एक्सप्लेनेशन अब देता हूं मैं। तो ये आपने पहली बात तो ये सब ऐसे बना लिया होगा, मैं समझता हूं। उसको अगर आप ऐसे पढ़ोगे समझ ना पाओगे। डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो समझ गए। डेंसिटी ग्रेडियंट कि सीजियम क्लोराइड का जो मीडियम बनाया गया है, जैसे जैसे हम उसकी डेप्थ में जा रहे हैं वो मीडियम डेंसर होता चला जा रहा, इसीलिए उसको डेंसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है। इसके ये मैं लिखे रहने देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, आइए, जो शुरू में डीएनए था, पेरेंटल डीएनए, उसके पास 2 स्ट्रैंड है। अब मैं इसको ऐसे बना दूं, आप कहोगे सर ने अभी कल वाले लेक्चर में बोला है कि बच्चा यूं डीएनए बनाता है, गलत है। तो भैया फॉर द कन्वीनियंस से अगर मैं इसको उसी तरह से बनाऊं, ऐसे और फिर ऐसे और फिर एक स्ट्रैंड और बनाऊं साथ में चलता, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। बनाना तो वैसे ही चाहिए। मैंने आपको बात बताई है कि ये जो 2 स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड नहीं लिपटे हैं, ये स्ट्रैंड एक कॉमन एक्सिस के अराउंड लिपटे हैं। लेकिन फॉर कन्वीनियंस से जो बात मैंने ही बोली थी, कॉन्ट्राडिक्ट मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, या इसको ऐसे बना दूं जैसे बुक में बनाए तो भी आप समझोगे, लेकिन उसको अलग करने की यहाँ पे जगह है नहीं, उसको मैं ऐसे ही बनाता हूँ। ये देखिए, ये 2 स्ट्रैंड है जो एक कॉमन एक्सिस के, इस चीज को मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड चल रहे हैं, आपस में नहीं लिपटे। अब जब ये 2 स्ट्रैंड है, वो दोनों स्ट्रैंड पे हमारे क्या है भाई, दोनों स्ट्रैंड पे N15 वाला नाइट्रोजन कंटेनिंग से बने हैं। N15 वाला हैवी हमारे कहला रहा। अब ये पूरा, इसमें दोनों स्ट्रैंड जो है वो दोनों स्ट्रैंड हमारे N15 से बने, दोनों ही हैवी नाइट्रोजन से बने। तो इसका अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो ये N15 वाले लेवल पे जाके सेटल हो जाएगा, यहाँ पे जाके सेटल हो जाएगा, सबसे नीचे N15 वाले लेवल पे सेटल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं। मैं इसको ब्लैक, क्योंकि ग्रीन इतना दिख नहीं रहा, ब्लैक और ब्लू से बना देता हूँ। तो ब्लैक वाला हमारा N15 का। अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया N14 पे, 20 मिनट दिए, होगा क्या, वही से हम ये साबित करना चाहते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, कि ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे और ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे और इन दोनों के काउंटर पार्ट जो बन रहे हैं वो नए बन रहे हैं। तो जो डॉटर में स्ट्रैंड आ रहा है उसके पास एक तो ये होगा डीएनए का स्ट्रैंड और एक न्यूली फॉर्म्ड होगा। तो आफ्टर 20 मिनट के बाद ये दोनों हमारे अलग हो गए और उनपे 2 नए बन गए। वो नए हमने ब्लू से बना दिए, N14 वाला, ये N14 वाले 2 बन गए। तो अगर इस डीएनए का हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं तो भैया वो डीएनए कहाँ सेटल होगा आपके हिसाब से। अब इसमें एक हैवी वाला है, एक लाइट वाला है,
हाइब्रिड डीएनए है। 100% डीएनए, ये देखिए 100% डीएनए 20 मिनट के बाद हाइब्रिड की जगह, ये हमारी N15 की जगह थी, ये हाइब्रिड की जगह है, ये लाइटर की N14 की जगह है। ये हमारा जो दिखा रहा है ये पेरेंटल जनरेशन को दिखा रहा है। फर्स्ट जनरेशन का हाइब्रिड जनरेशन में यहाँ पे पूरा 100% यहाँ पे सेटल हो जाएगा। पहली जनरेशन का 20 मिनट बाद वो पूरे का पूरा यहाँ पे सेटल हो जाएगा। अब इसको आप फिर से मौका दीजिए, 20 मिनट फिर से दीजिए कि ये रेप्लिकेट कर ले, मतलब सेल फिर से डिवाइड हो जाए। सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगी, ये अपना रेप्लिका बनाएगा, तो फिर से ये स्ट्रैंड अलग होंगे। अब देखिए दो तो आपके ब्लैक है नेक्स्ट जनरेशन में, दो तो आपके ब्लैक है और दो ब्लू है। अब ये जो ब्लू वाले इस जनरेशन के थे वो अगली जनरेशन के लिए पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे। यहां पे तो ये बच्चे हुए इसके, लेकिन अगले जनरेशन के लिए वो माता पिता खुद हो गए। अब फिर से इस पे बन जाएंगे नए स्ट्रैंड। तो नए स्ट्रैंड जो बन रहे हैं इस बार मैं किसी और कलर से बना दूं ताकि आप समझोगे। तो अगर मैं रेड से बनाता हूं, पहले समझो स्टार्ट करता हूं, ये 4 स्ट्रैंड नए बन गए, क्योंकि इस वाली जनरेशन के ये जो 2 डीएनए है ये अगली जनरेशन के लिए पेरेंटल तो अलग अलग हुए 4, उस पे 4 नए बने। अब रेड से मैं बनाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ब्लू से ही बनाता हूं क्योंकि ब्लू को हमने लाइटर बोला N14। अब N14 दो जो आपके पास शुरू से है N15 वाले हैवी वाले वो 2 ही रहेंगे। अब जब भी जो बनेगा जिस जनरेशन में वो लाइटर ही बनेगा। तो देखते हैं क्या फाइंडिंग आती है। बना लीजिए 2 लाइटर, 2 N14 वाले और बन गए। तो आपके पास जितना भी डीएनए है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 50% डीएनए हाइब्रिड है और 50% डीएनए लाइटर है। यही तो मैंने लिखा है F2 में, 50% हाइब्रिड और 50% लाइटर N14 वाले। ये 20 मिनट, ये 40 मिनट, 80 मिनट पे क्या होगा? 80 मिनट पे होगा। अब ये तो आप यहां तक तो हम फाइंडिंग आपको साबित कर चुके हैं, ठीक है, रब कर दें। ये 8 अलग हो जाएंगे अगली जनरेशन के लिए, ये 8 अलग, उसमें से 6 हमारे ब्लू है। ब्लू का मतलब N14 वाले हैं, 2 ब्लैक है, ब्लैक का मतलब N15 वाले हैं। 8 में से 6 हमारे लाइटर हैं और 2 हैवियर हैं। तो बना लें इसको। अब ये बना लो आप 1 2 3 4 5 6 और 2 ब्लैक वाले, 2 ब्लैक वाले उधर समझो बन गए, ऐसा मन में सोच लो। अब उन पे नए बने, नए वाले तो लाइटर ही बनेंगे क्योंकि N14 पे ही है। तो आप देखो अब कितने बन गए हैं? 8। उन 8 में से 2 ऐसे हैं केवल, वो जो उधर बने हैं आपको दिखाई, एज्यूम कर लो, मान लो वो 8 में से 2 ऐसे हैं जो हाइब्रिड है और 6 ऐसे हैं जो लाइटर है। तो क्या रेशियो हो गया? 3:1 हो गया। 3:1 का मतलब क्या? 75% हमारे लाइटर और 25% हमारे हाइब्रिड। 2 जो हाइब्रिड बने हुए हैं उधर देखो दिख रहा, वो 2 हाइब्रिड वाले जो बनाए नहीं मैंने बोला भाई समझो, तो यहां तक चल के आने में बुढ़ापे में घुटनों में दिक्कत होती है, लेकिन चलो आ जाते हैं आपके लिए। ये बना दिए हमने, ओके, ये हो गए 8। अब अगली जनरेशन में क्या होंगे? 16 में से फिर 2 हाइब्रिड होंगे। 16 में से 2 हाइब्रिड का मतलब 8 में से 1, 8 में से 1 का रेशियो कितना हो गया? 8 में 1, 87.5% हमारे लाइटर नेक्स्ट जनरेशन में और 12.5% हमारे हाइब्रिड। ये है कहानी। इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो करता है। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि पेरेंटल स्ट्रैंड के जो 2 स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, वो दोनों अलग होंगे और डॉटर सेल के 2 मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं डीएनए के, उन मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, एक न्यूली फॉर्म्ड होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, एक न्यूली फॉर्म्ड होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जो साबित हो गया किसके द्वारा? मैथ्यू मिशेल्सन और स्टॉल के द्वारा। स्टॉल के द्वारा ये बात साबित हो गई। मैथ्यू मिशेल्सन और स्टॉल ने ये बात साबित कर दी ई कोलाई पे काम करके, एक्सपेरिमेंट करके ये बात उन्होंने, और हैवी नाइट्रोजन को लेके, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं N15 को लेके, ये बात उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सीजियम क्लोराइड मीडियम पे उन्होंने ये फाइंडिंग जो मिली, ये फाइंडिंग तभी मिल सकती है, ये रेशियो तभी मिल सकता है जब वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो कर रहा हो। तो एक्सपेरिमेंटली हेंस प्रूव दैट डीएनए
डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन इज अ टाइप ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डुप्लीकेशन। तो कब हुआ ये? 1958 एज पर एनसीईआरटी। और 1958 में एक साइंटिस्ट का नाम उन्होंने और दिया है, किसका? टेलर का। उस वाले के एक्सपेरिमेंट को समझ ले, टेलर के एक्सपेरिमेंट को बोल रहा है। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट टेलर ने भी किया था, लेकिन हायर प्लांट में किया था, विसिया फावा ब्रॉड बीन पे किया। उसको समझ लीजिए। थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझ लीजिए। ट्विस्ट समझ लीजिए, ट्विस्ट है, ट्विस्ट। तो ट्विस्ट वाली ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट थोड़ा सा दूसरा है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टेलर के एक्सपेरिमेंट की। टेलर एट अल, टेलर और उसके साथियों ने, टेलर और उसके कुलीग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। टेलर एंड हिज कुलीग्स ये एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा जी? जिसको कि उसने किया है विसिया फावा पे। ये क्या है? ये ब्रॉड बीन है, ब्रॉड बीन। हायर प्लांट हो गया, इस पे इन्होंने किया। इसने भी अपनी बुक कह रही है 1958 में। तो एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि भाई किसका एक्सपेरिमेंट पहले था? तो टेलर का एक्सपेरिमेंट पहले है, ये बात समझ लीजिए। टेलर का एक्सपेरिमेंट पहले है, लेकिन श्रेय किसको जाता है? मैथ्यू मिशेल्सन को जाता है। कारण क्या अभी समझाते हैं, उसमें भी एक ट्विस्ट है। इन्होंने क्या किया? विसिया फावा लिया और उसमें रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का H3, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को, जो कि थाइमीन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो थाइमीन, इन्होंने थाइमीन न्यूक्लियोटाइड में, थाइमीन क्या था हमारा? प्यूरिन था कि पाइरिमिडीन था? प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन और पाइरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल और थाइमीन। तो थाइमीन हमारा पाइरिमिडीन। तो रेडियो एक्टिविटी किस में आ जाएगी? डीएनए में आ जाएगी। उसको उन्होंने फॉलो किया और विसिया फावा की रूट टिप सेल्स को उन्होंने, रूट टिप सेल्स को उन्होंने ग्रो कराया, कल्चर कराया। तो रूट टिप सेल्स हम लोग बोलते हैं कि हाईली सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन को समझने के लिए हम लोग रूट टिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इन्होंने रूट टिप का इस्तेमाल किया और उसको उन्होंने ग्रो कराया और फाइंडिंग देखी। तो इन्होंने ये देखा कि जब ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन पे ग्रो कराया है रूट टिप को, तो उसमें पूरी तरह से रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। किसमें? क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम का मटेरियल क्या है? क्रोमोजोम का मटेरियल हमारा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में पूरी तरह से रेडियो एक्टिविटी आ गई। ठीक। सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन से पहले क्या होगा? सेल डिवीजन से पहले, एम फेज से पहले हमारा होगा इंटरफेज, और इंटरफेज में G1, S और G2। अब इसमें से डीएनए डुप्लीकेशन किसमें होता है? अगर तुम लोग को पता होगा, एस फेज में होता है। डीएनए डुप्लीकेशन हुआ तो ये क्रोमोजोम अब डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम हो गया। डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम हो गया तो पूरे क्रोमोजोम में आपको क्या देखने को मिलेगा? पूरे क्रोमोजोम में आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सेल डिवाइड हुई, ये सेंट्रोमियर बीच से टूटा, 2 डॉटर सेल बन गई। दोनों डॉटर सेल के पास जो क्रोमोजोम आया, उस क्रोमोजोम में रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है। अब इन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया है नॉर्मल हाइड्रोजन कंटेनिंग, नॉर्मल हाइड्रोजन वाले थाइमिन वाले मीडियम पे। जब रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से आ गई, अब ये सेल भी डिवाइड होगी। ये सेल डिवाइड होगी, डीएनए डुप्लीकेट करेगी। डीएनए जब डुप्लीकेट करेगी, अब उसका यहां पे बनेगा क्या? सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड बनेगा, इसमें भी बनेगा क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड में रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई। जो पहली जनरेशन है उसमें एक ही क्रोमेटिड में रेडियो एक्टिविटी देखी गई। पहली जनरेशन में जब हमने उसको शिफ्ट कर दिया है नॉर्मल हाइड्रोजन कंटेनिंग थाइमीन वाले मीडियम पे, तो पहली जनरेशन जो बन रही है उसमें रेडियो एक्टिविटी हमको केवल एक क्रोमेटिड में देखने को मिलेगी। अब ये जब डिवाइड होंगे, अलग होंगे, तो एक में क्रोमोजोम रेडियो एक्टिव वाला, एक में क्रोमोजोम विदाउट रेडियो एक्टिव वाला चला जाएगा। जब सेल अगली बनेगी, अगली जनरेशन की सेल आई है, तब उसमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा। अगली जनरेशन की सेल आई है, अगली जनरेशन की सेल में आधे ये क्रोमोजोम हो जाएगा ना अगली जनरेशन के लिए, और ये क्रोमोजोम हो जाएगा जो भी सिस्टर क्रोमेटिड है। तो अगली जनरेशन के लिए जब ये क्रोमोजोम हो जाएगा, आधे क्रोमोजोम में रेडियो एक्टिविटी होगी, आधे क्रोमोजोम में रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। ये बात आई, बात समझ में? तो जब उसको हम लोगों ने ग्रो करा लिया, रेडियो एक्टिविटी दोनों में थी,
वो दोनों डिवाइड होके ये पेरेंट पहली जनरेशन F1 जनरेशन बनी, तो क्रोमोसोम जितने भी थे सब में रेडियो एक्टिविटी थी, और नॉर्मल में शिफ्ट करने के बाद ये सेल डिवाइड हो रही है। जैसे ही ये प्रोफेज में एंटर होगी मेटाफेज में, तब इसने सिस्टर क्रोमेटिड ये बना लेगी, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन तो इसमें हो चुका है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल अपनी रेप्लिका बना चुका है। जब वो कंडेंस हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहा है, तो आप देख रहे हो कि उस समय केवल एक क्रोमेटिड में आपको रेडियो एक्टिविटी है, एक में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। और जब ये डिवाइड होके टूटेगा, जब माइटोसिस पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन की जो सेल बन रही है, आधे में रेडियो एक्टिविटी आएगी, आधे क्रोमोसोम में रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि ये अगली जनरेशन के लिए पूरा क्रोमोसोम है। तो आधे में आपको आधे क्रोमोसोम में रेडियो एक्टिविटी दिखी, आधे में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी। वो तभी होगा जब क्रोमोसोम डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में सेमी कंजर्वेटिव होगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, अपनी बुक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वहां यही लिखा है कि टेलर ने यह साबित किया था कि डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में लिखा है, इन क्रोमोसोम, डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डुप्लीकेशन होता है। तो ये क्रोमोसोम में इसने साबित किया था। इसने डीएनए पे 2 स्ट्रैंड है, डीएनए का डुप्लीकेशन विद इन डीएनए नहीं साबित किया था। इन्होंने ये साबित किया था कि डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये इन्होंने साबित किया था टेलर ने। मैथ्यू मिचेल्सन और स्टॉल ने क्या साबित किया कि डीएनए का डुप्लीकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव है, बेसिकली डीएनए के 2 स्ट्रैंड जब है डीएनए के मॉलिक्यूल का, उस पे एक अलग होता है, एक स्ट्रैंड पे नया बन जाएगा डीएनए का हाफ स्ट्रैंड, और एक डबल स्ट्रैंड है, एक पेरेंटल पे दूसरा हाफ बन जाएगा। तो इसको श्रेय जाता है ये बताने का कि डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में सेमी कंजर्वेटिव है। टेलर का एक्सपेरिमेंट पहले है, लेकिन डीएनए इटसेल्फ अपने आप में सेमी कंजर्वेटिव है, वो बताने का श्रेय मैथ्यू मिचेल्सन को जाता है। इसीलिए उसका एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में पहले डिस्कस है। बाद में ये बोला गया है कि कुछ साइंटिस्ट ने हायर प्लांट्स में भी इस चीज को किया है, और आखिरी लाइन कंक्लूजन मार्क देखिए, उसमें ये बात उसने लिखी है कि हेंस टेलर experimentally proved that DNA duplication in chromosome is semi conservative। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ी सी महीन बात है, और मैं जानता हूँ बहुत सारे 50% बच्चे सुनने के बाद भी अभी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। वो आपको मैं तभी समझा पाऊंगा जब आप फेस टू फेस सीधे आके मेरे साथ बात करेंगे, तब आपको मैं समझा दूंगा। अभी मैंने कोशिश करी आपको समझा दूं। एक तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि इसका एक्सपेरिमेंट पहले हुआ है, हालांकि अपनी बुक में 1958 दोनों को दे रखा है, और मैथ्यू मिचेल्सन के एक्सपेरिमेंट के बाद इसका जिक्र आया, तो बहुत सारे बच्चे इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि इसने बाद में किया, जबकि इसका एक्सपेरिमेंट कई जगह आप देखोगे, हायर बुक्स में देखोगे 1957 में मेंशन है। इसका एक्सपेरिमेंट टेलर का पहले है, और टेलर ने ये बता दिया था कि डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डुप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आके विसिया फाबा वाला भी डिस्कशन हो गया और ये भी हो गया। अब हम लोग पढ़ ले रेप्लिकेशन को, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ ले। बड़ा इंटरेस्टिंग अब आपका टॉपिक है रेप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए रेप्लिकेशन, द नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, अगला टॉपिक हमारा। हाँ जी, डीएनए डुप्लीकेशन। व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन, व्हाट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है अपनी फोटोकॉपी, अपनी प्रतिलिपि, अपने जैसा बनाना। तो डीएनए, द मेकिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ओवर द डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज डीएनए डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन। इट अकर्स प्रायर टू द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले होगा, और इन द इंटरफेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज में बेसिकली एस फेज में, एस फेज जिसको कि हम लोग सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो सिंथेटिक फेज में, एस फेज में कोई भी सेल है, भले वो माइटोटिक डिवाइड कर रही हो, डिवीजन पे जा रही हो, भले वो मियोसिस डिवीजन में जा रही हो, वो अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर लेती है। हालांकि क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाता। तो एन उतना ही रहेगा, 2n है तो 2n रहेगी, और अगर n है तो n रहेगी, लेकिन कंटेंट ऑफ द डीएनए गेट डबल। सी वैल्यू जो है
C वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर 1C है तो 2C हो जाएगी, 2C है तो 4C हो जाएगी आफ्टर S फेज। अब ये C वैल्यू N वैल्यू ये आपको सेल डिवीजन में बताया जाएगा। यहाँ के लिए इतना काफी है, इतना जान लो कि सेल डिवीजन से पहले डीएनए डुप्लीकेशन होता है। अब डीएनए डुप्लीकेशन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, हम उसकी बात कर लें, कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी मशीनरी रिक्वायर्ड है। और डीएनए डुप्लीकेशन होगा ये बड़ा प्रिसाइज और बड़ा एनर्जी टेकिंग और बड़ा फास्ट, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें चाहिए और साथ के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। और डीएनए एक आप जानते हैं लार्ज मॉलिक्यूल है, इसलिए हम लोग जब इसको पढ़ेंगे कि डीएनए स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग होती है, डीएनए स्ट्रैंड खुलता है, तो एक साथ पूरा डीएनए नहीं खुलता। उसका कारण यही है कि इतना लार्ज मॉलिक्यूल है, एक साथ पूरा खोल देंगे उसको हम लोग तो फिर डीएनए डुप्लीकेशन में होगी दिक्कत, फिर रायता फैल जाएगा। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है और थोड़ा थोड़ा उसका रेप्लिका बनती चली जाती है और आखिरी में आकर रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेन एंजाइम इसमें कौन सा है? मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मेन एंजाइम। उसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो अभी मैं लिखता हूँ, हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग एंजाइम कह लीजिए, आरएनए प्राइमेज है, लाइगेज है, ये एंजाइम्स हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। फास्फोरिलेज वगैरह अपनी बुक में दिया नहीं, वैसे तो इन्होंने हेलिकेज टोपोआइसोमरेज कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये बातें इतनी तो मालूम होनी चाहिए हम लोग को, उतना हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। अब शुरुआत इसकी कहाँ से होनी है डीएनए के रेप्लिकेशन की? तो डीएनए का रेप्लिकेशन मुंह उठा के कहीं से भी चालू नहीं हो जाता, उसके लिए प्रॉपर साइट है जिसको कि हम ORI साइट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फ्रॉम द पॉइंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन द डीएनए डुप्लीकेशन और डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्टेड। ORI साइट से। ORI साइट हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट के केस में एक होता है, यूकैरियोट के केस में मल्टीपल होते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ऐसा आपकी बुक में दी नहीं है कि प्रोकैरियोट के केस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होती है ORI साइट, वेयर एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ORI साइट यूकैरियोटिक के केस में मोर देन वन होती है। ORI साइट पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर वगैरह और बायो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये ORI साइट का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आएगा और वहाँ पे फिर से ये बात होगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब डीएनए डुप्लीकेशन पढ़ाया था तब मैंने ORI साइट का जिक्र किया था और बताया था कि डीएनए डुप्लीकेशन की शुरुआत ORI साइट से होती है। वहाँ पे ये बात आपको फिर से एक बार आपके ज्ञान में, आपके प्रकाश में ले आई जाएगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड एंजाइम्स एंड मशीनरी कौन कौन से हैं। तो एंजाइम्स और मशीनरी को पढ़ने के लिए डीएनए डुप्लीकेशन के दो चार बातें, ORI साइट आप जान चुके, सिंथेसिस एस फेज में हो रहा आप जान चुके, प्रोकैरियोट में एक है ORI साइट डीएनए का वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन चालू होगा। अब हम लोग आ जाते हैं रेप्लिकेशन, हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट के केस में तो ये ज्यादातर डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है और यूकैरियोट केस में ज्यादातर लीनियर फॉर्म में होता है ज्यादातर। अब हम देख रहे हैं कि एंजाइम्स कौन कौन से चाहिए। तो मेन एंजाइम जो कि अपनी बुक में भी दे रखा है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, ये बात तो आपको पता लग गई कि यही पॉलीमराइजेशन, पॉलीमरेज यही करेगा डीएनए का पॉलीमराइजेशन, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को यही जोड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो आपको याद रखना है, एक एंजाइम है हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम, जिसको हम हेलिकेज का दूसरा नाम है अनवाइंडेज, एक इसका नाम दूसरा। ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। तो डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग आसानी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए इस तरह से बना लेते हैं। तो ये क्या करता है? ORI साइट पे ये काट देगा, ये सीजर है, काट देगा किसको? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड काटे तो ये स्ट्रैंड थोड़े से एक दूसरे से दूर की तरफ हल्के से हाइड्रोजन बॉन्ड इसने काट दिए, बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलिकेज आया, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। इसने ये हाइड्रोजन बॉन्ड उड़ा दिए, काट दिए, यहाँ पे आप लिखे रहने दो। तो होगा क्या? स्ट्रैंड थोड़ा सा आपका ये खुल जाएगा और वो ऐसा आपको, अब अगले स्टेप में आप समझो यहाँ तक काट दिए हमने दिखाया, अगले स्टेप में आपको कैसा दिखाई देगा? वो फॉग दिखाई देगा,
ऐसा दिखाई देगा। फॉर्क पोजीशन बन गई, जिसको कि हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अपनी बुक में केवल उसने ये दिखा दिया, आप ऐसे समझ लो, नीचे मैंने आपको जानबूझ के दिखा दिया था कि एक फॉर्क पोजीशन बन गई है, कांटा फॉर्क। अब ये स्ट्रैंड में टेंशन है, ये स्ट्रैंड चाहेगा आपस में फिर एक दूसरे के साथ लिपट जाए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ले, फिर से डबल स्ट्रैंड हो जाए। उसको कौन रोकता है? उसको रोकता है सिंगल स्ट्रैंड स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, कि ये फिर से वापस एक दूसरे से लिपट ना जाए, डबल स्ट्रैंड ना बना दे। तो सिंगल स्ट्रैंड स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन है जो इसको रोकेगी। यहां पे आके प्रोटीन इससे अटैच हो गई। भाई आपने देखा होगा पहले, आपने नहीं देखा होगा पहले क्या था, वॉल कैलेंडर आते थे, वॉल कैलेंडर ऐसे रोल करके आते थे, तो घर वाले जब उसको वॉल पे टांगते थे वो वापस फिर से उसकी कोशिश होती थी रोल हो जाए। तो उसको टांगने से पहले आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोल करते थे कि उसकी टेंशन निकल जाए। वही चीज यहाँ पे है कि इसकी टेंशन की वजह से ये ऐसे चल रहे हैं ट्विस्टेड, तो वापस फिर से ट्विस्ट फॉर्म ना कर ले, एक दूसरे के साथ फिर से एनीलिंग ना कर लें, तो सिंगल स्ट्रैंड स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन इसको रोक रहा। तीसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, इसी का दूसरा नाम है गाइडेज। इसी का टोपोआइसोमरेज का दूसरा नाम है गाइडेज। प्रोकैरियोटिक के केस में इसको गाइडेज के नाम से भी जाना जाता है। टोपोआइसोमरेज का क्या काम है? टोपोआइसोमरेज का काम है कि इट कट्स, रोटेट्स एंड रीसील्स द सिंगल स्ट्रैंड। इट कट्स, रोटेट्स एंड रीसील, ये इसको यहां से काटेगा। इट कट्स, रोटेट्स, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा कि इसकी टेंशन निकल जाए, एंड रीसील, और उसको फिर से जोड़ देगा। तो फॉर्क के बेस पे इसने इसको काटा, काट के उसको फिर से वहां पे रोटेट करके, रिवाइंड करके उसको फिर से जोड़, इट कट्स, रिवाइंड्स एंड रीसील्स, कि इसकी टेंशन निकल जाए, वरना ये दोनों फिर से जुड़ जाएंगे तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि इस पे बन जाए, हमारा डीएनए स्ट्रैंड बन जाए, ये हम चाहते हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड बनने के लिए ही तो ये सारा हो रहा है। तो इट कट्स, रोटेट्स एंड रीसील्स द डीएनए स्ट्रैंड एट द बॉटम ऑफ द फॉर्क। बॉटम पे बिल्कुल उसको उसने काटा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया और फिर से रिसील कर दिया। ये है टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज का काम। अब क्या है, जब ये स्टेबल थोड़ा सा हो गया है, तब इस पे अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एनीलिंग इसके अपोजिट चालू हो जाएगी। तो ये तीन एंजाइम आपने लिख लिया, हेलिकेज के लिए लिख लीजिए कि एक तरह से ये अनवाइंडेज इसका दूसरा नाम है। इट कट्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड एंड causes the opening at the ORI site. That's why replication fork is stalled. Replication fork बन जाएगा। Single strand stabilizing protein, SSS, single, अब ये सिंगल है, स्ट्रैंड स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन ने क्या कर दिया है कि ये जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है सिंगल हो गए हैं, उसको वो स्टेबल रोक रहा, पकड़ के रख रहा। तो जैसे मानिए कोई चीज ऐसे ऐठी हुई है, हमने पकड़ो यार, तुम पकड़ो, ताकि इस पे हम इसके अपोजिट सिंथेसिस कर दे, तो ये उसको एक तरह से होल्ड कर रहा। और टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज इसको यहाँ कट करके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट करके रिसील कर दिया, इस टेंशन रिलीज कर दी कि उस पर आसानी से बन जाए क्या, हमारा डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये तीन एंजाइम के बाद अब अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा, अगर आपको याद हो तो हमने बनाया था डीएनए के स्ट्रैंड, हमने बोला था ये एंटी पैरेलल है, एक की 5th प्राइम 3rd प्राइम, तो एक की 5th प्राइम एक की 3rd प्राइम। ये हम आपको बता चुके हैं, जब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था 5th प्राइम 3rd प्राइम क्या है। अब वो यहाँ एप्लीकेबल कर लो, 5th प्राइम 3rd प्राइम 3rd प्राइम 5th प्राइम। ठीक, अब ये देखिए आप, 5th प्राइम 3rd प्राइम ये हमारे स्ट्रैंड है, 5th प्राइम 3rd प्राइम, और ये खुल गया 3rd प्राइम 5th प्राइम। बोल रहा है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये जब सिंथेसिस करता है तो ये इसका पॉलीमराइजेशन जब करता है हमेशा 5th प्राइम टू 3rd प्राइम करता है। इस तरह से चलेगा, 3rd प्राइम की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा, 5th प्राइम टू 3rd प्राइम, 5th प्राइम टू 3rd प्राइम, ये जोड़ता चला जाएगा हमेशा। डीएनए पॉलीमरेज
क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, उनको जोड़ता चला जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऑलवेज ऑलवेज यही डायरेक्शन होगी। हाँ जी, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसको जोड़ता चला जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जोड़ता चला जाएगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में जोड़ेगा। अब आपके पास दो ये जो बन गए हैं फॉर्क खुल गए, उस पे आपके अपोजिट पे देखिए 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के एक स्ट्रैंड के अपोजिट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को एनील करके जोड़ता है, उसको एलाइन यहां पे करेगा, एक रेखा में लगेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और उनके बीच में ये जोड़ता चला जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करता चला जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा। तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, 5 प्राइम 3 प्राइम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के स्ट्रैंड पे डायरेक्ट आके इतनी जल्दी अटैच नहीं हो पाते। तो घर में कभी आप देखो नया फर्नीचर बनवाए या नई वॉल बनवाए, तो पहले आपको जो पेंटर होगा कहेगा भैया प्राइमर लगाना पड़ेगा, प्राइमर के बगैर सीधे ही पेंट इस पे रुकेगा नहीं, तो आप पहले प्राइमर लगाते हो। वही चीज यहाँ पे भी, यहाँ पहले लगेगा प्राइमर। वो प्राइमर क्या है, प्राइमेज जो है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है। तो सम स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 नंबर में, वो पहले इसके अपोजिट लगेंगे, जिसको हम प्राइमर बोलते हैं। तो प्राइमर जो आके लगना है, अब आप याद करो जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था तो मैंने कहा था कि फॉर कन्वीनियंस सेक मैं इसको आगे से ऐसे बना दूंगा, क्योंकि हर बार उसको ऐसे बनाना, जब हमने वो भी डिस्कस किया था, इधर नाइट्रोजिनस बेस और इधर यहाँ पे लगाई थी फॉस्फेट, तो उसको बाद में ये समझाने के बाद मैंने कहा था कि इसको सिंबॉलिक इस तरह से हम भविष्य में बना देंगे ताकि बनाने में आसानी हो और चीजों समझने की आसानी हो। तो ये 5th एंड है, ये इधर की तरफ 3rd एंड है। अब यहाँ पे 3rd एंड है, इधर यहाँ जो प्राइमर लगा वो प्राइमर ऐसे लगेगा, इधर 5 प्राइम एंड होगा, इधर 3rd प्राइम एंड होगा, तभी पीछे से वो जुड़ता चला जाएगा। 5th प्राइम टू 3rd प्राइम हमने बोला इसका एक्सटेंशन होना है, तो ये इसमें जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, यहां तक आ गए। 5th प्राइम टू 3rd प्राइम बढ़ता है, 5th एंड इधर है, 3rd के अपोजिट 5th, 3rd ये इधर यहां तक बढ़ता चला आएगा। यहां पे अगर प्राइमर, अब आप समझो यहां पे जो प्राइमर लगना है अगर वो ऐसे लगा इस डायरेक्शन में, तब इधर 5th होगा, इधर 3rd होगा, तभी अपोजिट पोलैरिटी होगी। लेकिन उस केस में पीछे से जुड़ नहीं पाएगा। 5th प्राइम टू 3rd प्राइम बढ़ना है, इधर से ही उसका एक्सटेंशन होना, इधर से ही बढ़ना है 5th, लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पे जब दूसरी ट्रेन है ही नहीं, दूसरा स्ट्रैंड है ही नहीं, तो उसके अपोजिट यहाँ पे कैसे जुड़ेगा, उसके अपोजिट यहाँ पे तभी जुड़ेगा जब यहाँ पे ये स्ट्रैंड होगा। अगर यहाँ पे हम प्राइमर लगा देंगे 5th एंड इधर और 3rd एंड इधर, इसमें न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है तो हमेशा 3rd प्राइम एंड से जुड़ता है, इधर से ही जुड़ेगा, इधर से नहीं जुड़ सकता। इधर से जुड़ने का कारण यह है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH ग्रुप था फंक्शनल फ्री, तो इसके पीछे एक और अगर आ गया न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 5th प्राइम एंड, 5th प्राइम एंड पे क्या होता है, हमने आपको बताया था 5th प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होता है फ्री, फॉस्फेट है यहाँ पे, इसके साथ बना रखा बॉन्ड OH और OH, ये आगे वाले के साथ तुरंत एस्टर बॉन्ड बनाएगा, जुड़ जाएंगे, फिर से एक आएगा, फिर से जुड़ जाएंगे। तो हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो उसके आगे वाले के 3rd प्राइम एंड से जुड़ता है। यहाँ पे अगर यहाँ लगा दिया हमने प्राइमर, तो पीछे से जुड़ने की जगह ही कहाँ है, क्योंकि उसके अपोजिट तो स्ट्रैंड है ही नहीं, इसलिए इस केस में प्राइमर यहाँ लगेगा बेस पे, बेस पे प्राइमर लगा और इतना स्ट्रैंड उसने बना दिया। आई बात समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 5th प्राइम 3rd प्राइम, वहां मैं इसीलिए मेहनत कर रहा था ताकि आप ये समझो कि इस वाले स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों बन रहे हैं, ये स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड क्यों है, ये स्ट्रैंड रुक रुक के क्यों बनेगा। यही कारण है कि जय बार ये खुलेगा,
स्ट्रैंड ये हमारा खुलता चला जाएगा। हर बार हमें इसके जड़ पे प्राइमर लगाना पड़ेगा और टुकड़ों टुकड़ों में ये बनेगा। क्यों, अभी आपको समझाते, यहां तक अगर आपकी बात समझ में आ गई हो तो पहली बात जो हुई, पहले में इतना फॉर्मेशन हो गया, फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम, यहां तक ये बन गया स्ट्रैंड, यहां तक ये बन गया। अगली सीरीज में क्या हो रहा है, अगली सीरीज में अब ये और खुल गया, ये हमारा स्ट्रैंड और खुल गया। तो ये जब स्ट्रैंड और खुल गया, ये यहां तक खुल गया, मानिए पहले यहां तक खुला था फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में ये यहां तक खुला, ये यहां तक, तो फर्स्ट पोजीशन तक तो उस पे स्ट्रैंड बन ही चुके हैं। ये था हमारा थर्ड प्राइम एंड ये था फिफ्थ प्राइम एंड, यहां से यहां तक स्ट्रैंड बन चुका है और यहां से यहां तक स्ट्रैंड बन चुका है। लेकिन जैसे ही ये और खुला, मैंने आपको अभी ये भी बताया कि एक ही बार में पूरा नहीं खुलता, एक तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, दूसरा एनर्जी बहुत चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा खोलते जाओ, थोड़ा थोड़ा बनाते जाओ। यहां तक बन चुका, तो यहां पे अब इसके अपोजिट यहां पे हमें क्या मिल रहा है, यहां पे देखिए थर्ड प्राइम एंड मिल रहा है, ऐसे यहां तक बन चुका है ये, भले ये जितने भी जुड़े वो यहां तक ये बन चुका, तो यहां तक हमें अब यहां पे क्या मिल रहा है, थर्ड प्राइम एंड मिल रहा। तो जैसे ही ये और खुला, यहाँ पे से OH ग्रुप मिला, वो आगे का आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि उसको वेलकम करने वाला यहाँ मौजूद है, थर्ड OH ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे जब ये खुला है तो यहाँ पे आगे की तरफ ये सीन है, आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ यहाँ पे फिफ्थ प्राइम एंड है, ये यहाँ तक बन चुका था इस वाले स्ट्रैंड पे जब ये खुला। यहाँ पे है हमारा फिफ्थ, यहाँ पे है थर्ड और यहाँ पे है फिफ्थ। अब यहाँ से कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा, तो फिर से इसके बेस पे हमें फिर से प्राइमर लगाना पड़ेगा और फिर से ये इतना स्ट्रैंड बन गया टुकड़े में। तो हर बार, अब तीसरी बार खुलेगा फिर यही होगा कि उसको तो इस वाले स्ट्रैंड को, जिसकी पोलैरिटी थर्ड प्राइम टू फिफ्थ प्राइम है, उसमें तो कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम एक्सटेंशन करता है। तो जितनी बार भी खुलेगा उसको यहाँ पे एंड पे हमेशा फ्री OH ग्रुप मिलेगा, तो वो लगातार एक तरह से करता चला जाएगा, कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा, कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा। इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड आगे आगे, और ये लेगिंग स्ट्रैंड मतलब पीछे पीछे, कि ये उससे उस स्पीड से नहीं बन पा रहा, उससे कम स्पीड से बन पा रहा। क्यों, क्योंकि हर बार प्राइमर जोड़ना पड़ रहा, जितनी बार भी ये खुलेगा प्राइमर जोड़ेंगे, जितनी बार भी ये खुलेगा प्राइमर जोड़ेंगे। और ये थोड़ा सा हिचकी लेके थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। तो ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड है। इस पे कंटिन्यूअस बन रहा है और इस पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, रुक रुक के बन रहा है डीएनए का नया स्ट्रैंड। इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब ये जो टुकड़े टुकड़े बन रहे हैं, इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। दिस फ्रेगमेंट, ये जो एक बना टुकड़ा, फिर उसके बाद एक टुकड़ा बना, फिर एक टुकड़ा बना, इस तरह से टुकड़े 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 करके इधर बनेगा और उनको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आखिरी में आके क्या होगा, पूरा जब ये हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अलग हो गया, उसके बाद ये हमारे प्राइमर हटा दिए जाएंगे और उसकी जगह जोड़ दिया जाएगा क्या, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर बाद में हट जाते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, और ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है इनको जोड़ेगा कौन, लाइगेज, वो है एंजाइम लाइगेज, LIGASE, लाइगेज। तो कितने एंजाइम आपको मैंने लिखा है, आपको मैंने लिखा है हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, उसके अलावा डीएनए लाइगेज। ये आपको 4 एंजाइम याद होने चाहिए। हालांकि 1-2 एंजाइम और है, फास्फोरिलेज वगैरह, वो आपको मेरे हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं। बेसिकली बता रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में हम लोग देखेंगे क्या उपस्थित है, साइटोप्लाज्म में हमारे मोनोफॉस्फेट्स उपस्थित है। मोनोफॉस्फेट्स को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनाइलिक एसिड वगैरह, उनको पहले फास्फोरिलेशन होता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। ये जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, ये जो बने, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड बनाने में। लेकिन डीएनए के अंदर, डीएनए में जो ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो मोनोफॉस्फेट होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। डीएनए के फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहे हैं वो मोनोफॉस्फेट होते हैं। ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। इनके दो टर्मिनल के हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं, वही ये सब कि ये बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन जाए। यहाँ पे भी तो हाईली एनर्जी टेकिंग है, एनर्जी कंज्यूम होनी है जब डीएनए बन रहा है। तो डीएनए के बनने में एनर्जी कौन दे रहा है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो इसको एनर्जी दे रहे हैं। और साथ के साथ वो सबस्ट्रेट की तरफ जब उनका टूट फूट हो जाती है वो बदल जाते हैं मोनोफॉस्फेट में, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, जो इसमें असेंबल हो जाएंगे। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस लिख ही दूं मैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सेल में होते हैं मोनोफॉस्फेट के रूप में। सेल डिवीजन से पहले, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले इनका फास्फोरिलेशन होता है, फास्फोरिलेज एंजाइम में ट्राइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। एनर्जी हमने पुट कर दी, हमने एनर्जी उसमें डाल के, जाओ भैया तुम्हारा वहां पे काम है, डिस्पैच कर दिया, जाओ बॉर्डर पे जाओ लड़ो। फिर ये आ गए न्यूक्लियोप्लाज्म में, जहां पे ये सारी गतिविधि होनी है, वहां पे आके ये लोग इसके अपोजिट अलाइन होते हैं, इनके दो टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक होंगे, वो एनर्जी रिलीज करेंगे। ये हमारे एएमपी, जीटी, जीएमपी, सीएमपी वगैरह में एडिनाइलिक एसिड, ग्वानालिक एसिड, उनमें थाइमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड बनाएंगे, मोनोफॉस्फेट बनाएंगे। तो डीएनए के जो राइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगे हैं वो मोनोफॉस्फेट लगे, ये कहने का मतलब है। तो ये सबस्ट्रेट की भी तरह काम कर रहे हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अब आपका मैं वाइंड अप करूं और दो चार बातें मैं फटाफट लिखूं। एक तो लीडिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड पूछा जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड की वो पूछी जाती पोलैरिटी 3rd प्राइम टू 5th प्राइम, और इस पे लगातार कंटिन्यूअस हो रहा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज कॉजेज द पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज 5th प्राइम टू 3rd प्राइम, हमेशा केवल 5th प्राइम टू 3rd प्राइम पे पॉलीमराइजेशन करता है। इसको हम लैगिंग का मतलब पीछे पीछे चलना, ये पीछे पीछे चल रहा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन गए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब हम लोग एक दो बातें आपके लिए और लिख दें ताकि आपका ज्ञान वर्धन और हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, तो पहले तो हेलिकेज एंजाइम, अनवाइंडेज, फिर सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन का नाम, फिर टोपोआइसोमरेज का नाम। टोपोआइसोमरेज के अलावा गाइरेज भी चाहिए होता हमको प्रोकैरियोट के केस में। उसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके अलावा आपको चाहिए क्या? उसके अलावा आपको चाहिए प्राइमेज, प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज, ये हमारा प्राइमेज एंजाइम चाहिए जो प्राइमर को लगाएगा। प्राइमर क्या है? छोटा सा स्ट्रैंड है 6-8 न्यूक्लियोटाइड का, राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना शुरुआत करवाएगा। और आखिरी में आके लाइगेज, लाइगेज जो लाइगेट कर देगा, जोड़ देगा किसको? जो हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ना है। तो इतने एंजाइम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अनवाइंडेज, इसका नाम अनवाइंडेज, हेलिकेज का ही दूसरा नाम है अनवाइंडेज। अब आप देखो प्रोकैरियोट्स में दो तीन बातें हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जो रेप्लिकेशन में फर्क है, वो फर्क क्या? प्रोकैरियोट में ये काम साइटोप्लाज्म में हो रहा, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म का भेदभाव ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये काम यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हो रहा है। यहाँ पे ये काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या चीज? डीएनए डुप्लीकेशन मेरे भाई। तो डीएनए डुप्लीकेशन प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है। दूसरी बात, जो मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रोकैरियोट में सिंगल ओआरआई साइट है, यहाँ पे मल्टीपल ओआरआई साइट है, मल्टीपल ओआरआई साइट है। प्रोकैरियोट के केस में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनकी जो लेंथ है वो नियर अबाउट 1000 to 2000 है,
और यहां पे इसकी जो लेंथ है 100 to 200 है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की। तो सिंगल कुछ एक बातें इसकी उसकी फर्क है जिसको मैं आपको लिखना चाहता था। प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यूकैरियोट्स के केस में ये हमारा यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है। सिंगल ओआरआई साइट है, केवल एक ओआरआई साइट है, इधर मल्टीपल है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लेंथ 1000 to 2000 है, इधर 100 to 200 है। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं जो आपके प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की फर्क है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, एक लीडिंग स्ट्रैंड है, पूछा जाता है आपसे लीडिंग स्ट्रैंड कौन है, एक लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड पे ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3rd प्राइम टू 5th प्राइम है, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है इन वन डायरेक्शन ओनली, 5th प्राइम टू 3rd प्राइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा एक डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। खुद ही पीछे हटके देखता हूं तो लगता है बड़ा उल्टा सीधा लिखा है, लेकिन आदत पड़ जाएगी आप लोग को, चिंता ना करें, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग सुधरनी होती, उम्र तो बीती। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट ये आप और लिख लीजिए कि यहाँ पे रेप्लिकेशन की स्पीड, इसमें रेप्लिकेशन की स्पीड उससे बहुत फास्ट है। ये नियर अबाउट आपके 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ देता है, 2000 बेस पेयर की पर सेकंड लगभग असेंबली कर देता। वहाँ पे उसकी स्पीड स्लो है, वो 2000 बेस पेयर पर सेकंड नहीं जोड़ता, वो नियर अबाउट आपके जोड़ेगा करीब 100 के आसपास बेस पेयर एक बार एक सेकंड में जोड़ता, जबकि रेप्लिकेशन की स्पीड प्रोकैरियोट में बहुत तेज है, इट असेंबल्स अबाउट 2000 बेस पेयर पर सेकंड। वेयर एज इन केस ऑफ, ये हम देखेंगे कि हम लोग के यूकैरियोट के केस में स्पीड काफ़ी कम है, नियर अबाउट ये 100 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ रहा है, असेंबल कर रहा है। तो ये आपका खत्म हो गया आपका डीएनए डुप्लीकेशन, उसके एंजाइम और उसका मैकेनिज्म, किस डायरेक्शन में हो रहा, कौन कौन से एंजाइम है, कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, और क्या स्पीड है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, सारी बातें डिस्कस होने के बाद। सो आई थिंक दैट मच इज इनफ फॉर टुडे। कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वगैरह या जेनेटिक कोड वगैरह। टिल देन पढ़ते रहिए, सुप्रीम 60 के साथ बने रहिए, एंजॉय करिए, और बहुत जल्दी यहाँ मिलने की मैं उम्मीद आप लोगों से बनाए बैठा हूँ। जल्दी से क्लासेस रिज्यूम हो, आप लोग की स्टडीज़ जो है पटरी पे आए और आप लोग भी अपना अच्छे से तैयारी करिए। तो हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओके।